आज मैं लेक्चर 2 शुरू कर रहा हूँ। लेक्चर 1 में मैंने प्रपोज़ल या प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया। आज इस प्रस्ताव की स्वीकृति, जिसे हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रस्ताव का तब तक कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है, जब तक कि वह प्रस्ताव दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिसके लिए ये रखा गया है उसके द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। इसलिए प्रस्ताव को स्वीकार करना अति आवश्यक है किसी भी अनुबंध के लिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 सबसेक्शन बी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यानी अगर इस परिभाषा को हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया था उसने अपनी उस पर सहमति प्रकट कर दी, हाँ कह दिया कि उसको प्रस्ताव स्वीकार है, तो इसी को कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। इस प्रस्ताव के संबंध में भी इस स्वीकृति के संबंध में भी कुछ वैधानिक नियम है, जैसे प्रस्ताव के संबंध में मैंने आपको बताया था। स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम, इसमें पहला है प्रस्ताव की स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। ये अति आवश्यक है किसी भी स्वीकृति के लिए, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि प्रस्ताव जिसके लिए होता है उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार उसी को होता है। ए ने बी के सामने प्रस्ताव किया तो उस प्रस्ताव को केवल बी ही स्वीकार करेगा, या कुछ परिस्थितियों में बी ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत किया अपनी तरफ से उसको स्वीकृति देने की तो वो कर सकता है, यानी उसका एजेंट। इस संबंध में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विवाद हुआ था, बोल्टन वर्सेस जोन्स। इस विवाद में हुआ ये था कि ये व्यापारी थे, बिजनेस इन लोगों का होता रहता था आपस में, माल की खरीद बिक्री। तो इसमें व्यापारी ने अपने मैनेजर बोल्टन को अपना कारोबार बेच दिया। जोन्स जो पहले वाले व्यक्ति के साथ अपना व्यापार करते थे उनको ये बात पता नहीं चली कि बोल्टन को ये व्यापार बेच दिया गया है, यानी जोन्स जिससे पहले व्यापार करते थे अब उसका मालिक बदल गया, जो मैनेजर था वही मालिक हो गया। और एज यूजुअल जोन्स ने ये मानते हुए कि पूर्व का ही मालिक है अभी इस कंपनी का, उन्होंने कुछ माल का ऑर्डर प्लेस किया। बोल्टन ने ये बात जोन्स को नहीं बताई जब ऑर्डर इनको मिला कि अब स्वामित्व बदल गया है, अब पूर्व के जो मालिक थे वो नहीं, अब मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ। तो उन्होंने जोन्स का जो ऑर्डर था उसके अनुसार माल की सप्लाई कर दी। अब जब भुगतान की बात आई तो जोन्स ने भुगतान करने से मना कर दिया इस शर्त पे कि मेरा कुछ बकाया पहले से था। तो इन्होंने कहा कि साहब अब तो स्वामित्व बदल गया, अब तो मैं हूँ, आपका तो पुराने वाले मालिक से था। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपको जानता नहीं, मैंने तो जब ऑर्डर किया तो आपको ये बताना चाहिए था कि स्वामित्व बदल गया। यानी जो प्रस्ताव था जोन्स का वो बोल्टन के लिए नहीं था, वो उसके पूर्व के स्वामी के लिए था, लेकिन जो बोल्टन ने जोन्स के प्रस्ताव को स्वीकार करके माल की आपूर्ति कर दी। बाद में जब मामला न्यायालय में गया तो यही कहा गया कि जोन्स का प्रस्ताव बोल्टन के लिए था ही नहीं जिसको उन्होंने स्वीकार किया, लिहाजा उनको कोई भी पैसा जोन्स नहीं देंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि
जिसके समक्ष या जिसके लिए प्रस्ताव हो स्वीकृति वही दे। दूसरी वैधानिक नियम, स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये भी अति आवश्यक शर्त है या नियम है स्वीकृति के संबंध। अगर ए ने बी के समक्ष प्रस्ताव किया तो ये जरूरी है कि बी उस प्रस्ताव को संपूर्ण रूप से स्वीकार करे, उसमें से आधी बात स्वीकारे आधी अस्वीकार कर दे या स्वीकृति के साथ कोई शर्त लगा दे, तो ऐसी स्वीकृति मान्य नहीं होती, ऐसी स्वीकृति का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अ ने ब से अपनी घड़ी 500 रुपये में बेचने का प्रस्ताव किया। ब ने कहा ठीक है, मैं आपकी घड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी स्वीकृति देता हूँ, लेकिन 500 में नहीं 400 में। तो इन्होंने जहाँ कहा कि 500 नहीं 400 में, इसका मतलब कि जो 500 वाला प्रस्ताव था उसको ब ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो 500 की जगह 400 रुपया ही देंगे। तो ये शर्त लगाते ही जो पहला प्रस्ताव आया था वो खत्म हो जाता है, नल एंड वाइड हो जाता है, उसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रहता। अब एक तरह से ये एक नया प्रस्ताव ब के द्वारा अ को जा रहा है कि आपकी घड़ी वो 400 रुपये में खरीदने को तैयार है। अब अगर अ को ये स्वीकार है तो कहता है कि हाँ, और अगर उसको नहीं स्वीकार है तो वो कह सकता है कि ना। मान लीजिए अ ने कहा कि नहीं, मैं 400 में घड़ी नहीं बेचूंगा। ब फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलिए हम 500 में आपकी घड़ी लेने को तैयार है। अ के पास ये अधिकार है कि वो कह दे कि अब मैं 500 में भी आपको ये घड़ी नहीं बेचूंगा, अब मैं इसको 600 में बेचूंगा। ब ये नहीं कह सकते कि अरे अभी तो आपने कहा था कि 500 में। तो उसने कहा कि ये बात खत्म हो गई, वो प्रस्ताव मेरा खत्म हो गया। अब आपका जो ये 500 का प्रस्ताव आया है दोबारा, उसको मैं स्वीकार नहीं करता, और अब मेरी वस्तु का भाव बढ़ गया, अब ये मैं 600 में दूंगा। आपको स्वीकार हो तो हाँ बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और बिना शर्त के होनी चाहिए। जिस रूप में प्रस्ताव आया उसी रूप में उसको स्वीकार करना जरूरी है, अन्यथा उस स्वीकृति का कोई मतलब नहीं होता। अब अगला है, स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निश्चित किए हुए ढंग से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ये स्वीकर्ता के लिए जो स्वीकृति देता है ये बाध्यकारी है कि प्रस्तावक ने अगर कोई तरीका, कोई ढंग निश्चित किया है स्वीकृति का, तो स्वीकृति उसी रूप में आनी चाहिए। जैसे उसने कहा कि इसकी स्वीकृति आप रजिस्टर्ड पोस्ट से करिए, तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना होगा। उसने कहता है स्पीड पोस्ट से भेजिए, तो आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना होगा। उसने कहा साधारण डाक से भेजिए, तो आपको साधारण डाक से भेजना होगा। उसने कहा कि मोबाइल से आप सूचित करिए, तो आपको मोबाइल से सूचित करना होगा। अगर प्रस्तावक के द्वारा निश्चित किए हुए ढंग से स्वीकृति नहीं आती, तो प्रस्तावक को यह अधिकार है कि आपके उस स्वीकृति को वो अस्वीकार कर दे। अगर आपसे कहा गया कि आप कहीं आवेदन करते हैं और आवेदन स्पीड पोस्ट से आना चाहिए और आपने उसको साधारण डाक से भेज दिया, तो उसको ये अधिकार है कि आपके उस पत्र को अस्वीकार कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए ये जरूरी है कि प्रस्तावक जो भी तरीका, ढंग तय करता है स्वीकृति का, स्वीकृति उसी के अनुरूप आनी चाहिए। अगला है, स्वीकृति आचरण द्वारा भी हो सकती है। देयर कैन बी टैसिट एक्सेप्टेंस। देयर कैन बी टैसिट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार किसी बात को कह के ही स्वीकृति दी जाए। ये आचरण के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करके भी स्वीकृति दी जा सकती है। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसा किया
जिससे ये लगता है कि उसको ये प्रस्ताव स्वीकार है। जैसे इसको हम उदाहरण से समझें। मान लीजिए अ ने ब से उसकी साइकिल 1000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव करता है। यानी अ ने कहा ब से कि मैं आपकी साइकिल 1000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव करता हूँ। ब इस संबंध में कुछ नहीं कहता अ से, वो अपनी साइकिल अ के पास पहुंचा देता है। ये आचरण द्वारा स्वीकृति कही जाती है कि उसने कहा नहीं मुंह से, लेकिन आचरण ये किया कि साइकिल उनके घर पहुंचा दी, मतलब उसको ये प्रस्ताव स्वीकार है। साइकिल इसीलिए उसने अ के घर पहुंचा दिया। तो इसको कहते हैं आचरण के द्वारा स्वीकृति। लेकिन स्वीकृति का मौन रहना, अगर कोई व्यक्ति चुप हो जाता है, न आचरण से न शब्दों से कुछ व्यक्त नहीं करता, तो उसको हम स्वीकृति नहीं मानते, क्योंकि मौन रहना स्वीकृति नहीं माना जाता। इसी के संबंध में अगला है, स्वीकृति का संवहन अवश्य होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो बात कही जाए एक व्यक्ति के द्वारा वो दूसरे तक पहुँचे, इसका कम्युनिकेशन हो जाए। अ ने ब के लिए कुछ कहा और ये बात अ के द्वारा कही तो गई, लेकिन ब तक नहीं पहुँची, यानी कम्युनिकेट नहीं हुई अ की बात ब को, तो उसका कोई मतलब नहीं है ब के लिए, और ब कहीं से भी उसके लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। तो इसलिए शब्दों या आचरण के द्वारा स्वीकृति जरूर व्यक्त की जाए। मौन हो जाना या मानसिक स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं होती कानून की नज़र में। इस संबंध में भी एक विवाद हुआ था, पावेल वर्सेस ली। इसमें हुआ यह था कि पावेल एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद के लिए उम्मीदवार थे। उसमें इंटरव्यू हुआ जिसमें पावेल ने भी भाग लिया, और उसमें पावेल का सिलेक्शन भी हो गया। प्रोसीजर ये होता है कि जब कोई सिलेक्शन कमेटी होती है तो उसके जो भी निर्णय होते हैं वो प्रबंध तंत्र जो होता है उसके पास भेजा जाता है, वो उस पर विचार करके फिर निर्णय लेते हैं, और फिर उस व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि भाई आपका नियुक्ति हो गया, आप आइए फलाने तारीख को हमारे यहाँ ज्वाइन करिए। इसमें पावेल का नियुक्ति तो हुई, नियुक्ति का मतलब सिलेक्शन इंटरव्यू में उनके नाम की सहमति सिलेक्शन जो बोर्ड था, कमेटी थी, उसने दे दी। लेकिन जो प्रबंध तंत्र था उसने इस बात की सूचना अभी पावेल को नहीं दी, और उन्होंने इस निर्णय को स्थगित करने का फैसला किया कि अभी प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत नहीं है और हम लोग पावेल को भी ज्वाइन नहीं कराएंगे। बाद में पावेल ने किसी तरीके से जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे उसमें से किसी एक व्यक्ति से संपर्क किया और पूछा कि सर रिजल्ट क्या था, तो उन्होंने बताया कि आपकी नियुक्ति हुई है। इसी आधार पर वो मुकदमा उन्होंने कोर्ट में किया और कोर्ट से कहा कि साहब मेरा तो सिलेक्शन हुआ है और इन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। तो जो निर्णय आया वो यही आया कि आपको ये पता कैसे हुआ, जब तक इसका कम्युनिकेशन न हो, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आप तक हुआ ही नहीं, आपको बताया ही नहीं गया, तो उस स्वीकृति का कोई मतलब नहीं। केवल सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्ट कर देने से कोई वो आपको अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि प्रबंध तंत्र जो नियुक्ति प्राधिकारी है वह आपको लेने को तैयार न हो, और इसीलिए उन्होंने आपको सूचित नहीं किया। तो ये केवल मानसिक स्वीकृति थी, शब्दों या आचरण के द्वारा व्यक्त नहीं की गई, और उनको उस जगह पर प्रिंसिपल के पद पे ज्वाइन नहीं कराया गया। अगला है, एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इट मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और बिफोर द ऑफर इज विथड्रॉन। दो चीज़ें हैं इसमें।
जैसे एक बार कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो जब तक उसको दोबारा प्रस्तुत न किया जाए वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था कि 500 रुपये में वस्तु बेचने के लिए कहा, एक ने दूसरे से, दूसरा कहा हम 400 में खरीदने को तैयार है, तो पहला वाला तो अपने आप खत्म हो गया जो 500 में था। अब अगर ये फिर से, यानी अब उस जो पहला वाला 500 था, 500 रुपये में बेचने के लिए जो प्रस्ताव था, वो तब तक दोबारा प्रस्ताव नहीं माना जाएगा एक पक्ष के द्वारा जब तक वो फिर से ना उसको प्रस्तुत करे, क्योंकि पहला वाला अब जिंदा नहीं हो सकता, वो खत्म हो चुका। तो ये जरूरी है कि प्रस्ताव अगर एक बार अस्वीकृत हो गया तो फिर से पुनः प्रस्ताव किया जाए, क्योंकि पहले वाले का अब अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त जो एक्सेप्टेंस दी जाती है, वो एक्सेप्टेंस अगर उसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई, जैसे अ ने कहा 500 रुपये अपनी घड़ी बेचने का, और उसे कहा कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी हाँ या ना जो भी हो बताइए, और 1 हफ्ते के बाद अगर वो हाँ कहते हैं तो उस हाँ का कोई मतलब नहीं, उस स्वीकृति का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी समय दिया गया है वो समय लैप्स नहीं होना चाहिए। आप अगर कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी लास्ट डेट बताई गई कि इस तारीख तक आपके आवेदन आ जाने चाहिए, तो अगर आपके आवेदन उसके बाद आते हैं तो आपके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम लैप्स हो चुका है। अगला, स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। जैसा हमने प्रस्ताव के बारे में आपको बताया था, रेल का जो उदाहरण हमने दिया था कि रेल का गर्भित प्रस्ताव है अपने यात्रियों के लिए कि ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इतने बजे जाएगी, और जब व्यक्ति टिकट खरीदता है, पैसेंजर टिकट खरीदता है, तो ये गर्भित स्वीकृति मानी जाती है। वो भी रेलवे से कहने नहीं जाता कि मैंने टिकट खरीद लिया, आप बस टिकट खरीद लिए, उस समय पर ट्रेन आपको वहाँ मिलेगी, आप जाइए बैठिए, और जब आप टिकट खरीद लेते हैं तो आपके और रेलवे के बीच एक करार हो जाता है, एक अनुबंध हो जाता है, आप बोनाफाइड पैसेंजर माने जाते हैं। तो स्वीकृति भी प्रस्ताव की ही तरह स्पष्ट और गर्भित दोनों हो सकती है। अगला है, प्रस्ताव जाने बिना स्वीकृति वैध नहीं। ये लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त में आपको मैंने बताया था कि बिना प्रस्ताव के जाने स्वीकृति देने का क्या मतलब है। अगर अ ने ब के लिए कोई प्रस्ताव किया या किसी के लिए कोई प्रस्ताव किया और स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं कि प्रस्ताव क्या है, तो हाँ या ना क्या कहेगा, तो बिल्कुल सेंसलेस बात हो जाती है। तो इसलिए स्वीकृति तभी वैध मानी जाती है जब तक कि प्रस्ताव स्वीकृति देने वाले व्यक्ति के पास पहुंच न जाए। तो इस प्रकार ये कुछ वैधानिक नियम हैं प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। तो हम लोगों ने प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है, इनके संबंध में वैधानिक नियम क्या हैं, इन सब बिंदुओं पे इस लेक्चर में चर्चा की। इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये हो सकता है कि प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, स्वीकृति से आप क्या समझ सकते हैं, प्रस्ताव और स्वीकृति से संबंधित प्रावधानों को बताइए। इस तरह से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। धन्यवाद।